और क्लास तो आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम इसका सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हमने इसका फर्स्ट लेक्चर लिया था एंड टुडे इज़ द सेकंड लेक्चर। और आज हम बात करेंगे सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ केसी पर, केसी की इम्पोर्टेंस पर। ठीक है, केसी की अहमियत, केसी की क्या इम्पोर्टेंस है या केसी के क्या यूजेस हैं। ठीक है, तो केसी हमें पता है, केसी हम लोग कहते हैं किसको भी, केसी हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कॉल्ड केसी। केसी की वैल्यू हमें किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो दो टाइप्स की इन्फॉर्मेशन हमें ये प्रोवाइड करती है। केसी की वैल्यू से हमें दो चीज़ें पता लग सकती हैं। ठीक है, वो दो चीज़ें क्या है? सबसे पहले हमें इससे पता लग सकता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। और सेकंड ये वैल्यू हमें क्या बताती है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यूज़ ऑफ केसी इन द प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट किसे कहते हैं? एक्सटेंट का मतलब होता है हद, लिमिट। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मीन्स के जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचा तो वो रिएक्शन कितना ज़्यादा फॉरवर्ड प्रोसीड हो चुका था या कितना बैकवर्ड प्रोसीड हो चुका था। मीन्स ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर सिर्फ उसी वक्त पहुंचे जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट सेम हो। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इक्विलिब्रियम कब रीच होता है कि जब रिएक्शन है ये रहा और ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट है, दिस इज द प्रोडक्ट। कि जब किसी रिएक्शन में ऐसा टाइम है, ऐसा वक्त आए कि 50% हमारे पास रिएक्टेंट हो और 50% हमारे पास प्रोडक्ट हो, तो फिर ये रिएक्शन इस वक्त जो है वो इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा। सो ये दिस इज़ नॉट अ करेक्ट आइडिया। ज़रूरी नहीं होता कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है ना वो बराबर होगी। इक्विलिब्रियम पर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बट इट कैन नेवर बी सेड दैट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कहते हम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वल नंबर ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन है, इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है समटाइम्स के रिएक्शन स्टार्ट हो और फ़ौरन से इक्विलिब्रियम रीच कर जाए। मीन्स के 90% हमारे पास रिएक्टेंट हो और 10% प्रोडक्ट हो और इक्विलिब्रियम रीच कर जाए। तो देखा जाए तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा प्रोसीड ही नहीं हुआ, रिएक्टेंट ज़्यादा प्रोडक्ट बना भी नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन बहुत ज़्यादा कंप्लीशन की तरफ हो और 90% प्रोडक्ट हो और 10% रिएक्टेंट हो और इक्विलिब्रियम रीच कर जाए। तो इक्विलिब्रियम किसी भी वक्त रीच कर सकता है किसी भी रिएक्शन में। वो बिल्कुल शुरू में भी कर सकता है, दरमियान में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। और हमें कैसे पता लगेगा कि कब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम रीच करेगा? इसके लिए हम लोग केसी की वैल्यू से बता सकते हैं। तो द वैल्यू ऑफ केसी enables us to tell roughly at a glance how far the reaction proceeds before the equilibrium state is reached। ये इसकी डिस्क्रिप्शन हो गई कि हमें बताता है कि कितना ज़्यादा रिएक्शन प्रोसीड हुआ होगा जब इक्विलिब्रियम स्टेट तक रिएक्शन पहुंचा। तो वो बिल्कुल स्टार्ट में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, इन द मिड बिटवीन भी हो सकता है, दरमियान में भी हो सकता है। तो अब 3 केसेस इसके अंदर है, केस 1, केस 2, केस 3। फर्स्ट केस ये हो सकता है कि केसी की वैल्यू बहुत लार्ज हो। सेकंड केस हो सकता है कि केसी की वैल्यू बहुत स्मॉल हो। और थर्ड केस ये होता है कि इंटरमीडिएट या मॉडरेट वैल्यू केसी की हो। अगर केसी की वैल्यू वेरी लार्ज है, वेरी लार्ज से बोला 10 की पावर समथिंग में है, केसी इक्वल टू 10 टू द पावर समथिंग पावर में वैल्यू आ रही है, तो इट शोज दैट द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम इज़ वेरी लार्ज एंड इट infers that reaction is nearly to completion। अगर केसी की बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए तो उससे क्या पता लगता है? तो ये केसी किसके बराबर होता है? केसी बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब केसी की वैल्यू बहुत बड़ी कब आएगी? अगर मैथमेटिक्स आपको आती तो आपको पता है इसकी वैल्यू अगर
बड़ी वैल्यू हो, वेरी बिग वैल्यू हो, और इसकी वैल्यू वेरी स्मॉल हो, तो Kc की वैल्यू बहुत बड़ी आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब Kc की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट कम है। इट मीन्स के रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम इज़ वेरी लार्ज। ये रेशियो बहुत ज़्यादा है एंड इट इन्फर्स दैट द रिएक्शन इज़ नियरली टू कंप्लीशन। और ऐसा लगता है अगर Kc की वैल्यू बहुत बड़ी होती है कि रिएक्शन नियरली टू कंप्लीशन था, कंप्लीट होने वाला था कि इक्विलिब्रियम रीच कर गया। अब इसके एग्जाम्पल देख लें। यहाँ पर ये फर्स्ट केस की एग्जाम्पल है। एक रिएक्शन दिखा जा रहा है, मीथेन की क्लोरीनेशन की जा रही है, CH3Cl और HCl बन रहा है। इसकी Kc की वैल्यू, जो वैल्यू ऑफ Kc दी जा रही है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 18, 10 टू द पावर समथिंग में है। इट मीन्स कि Kc की वैल्यू वेरी लार्ज है। इससे क्या पता लगता है कि जब ये इक्विलिब्रियम रीच हुआ होगा तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट बहुत कम होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। तो ऑलमोस्ट गो टू कंप्लीशन, 100% नहीं हो सकता वरना फिर इरिवर्सिबल हो जाएगी, तो रेयरली टू कंप्लीशन होगा। ठीक है, तो Kc की बड़ी वैल्यू इक्वेशन के बारे में, रिएक्शन के बारे में ये बताती है। अच्छा, अगर यही वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc आ जाए, अब वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc से मुराद कि वो अब वैल्यू आ जाए 10 की पावर माइनस समथिंग में, 10 की पावर माइनस समथिंग में आ जाए, मतलब बहुत छोटी वैल्यू आ जाए Kc की, 10 टू द पावर -10, -20, -30 कुछ भी आ जाए। हाँ, बहुत छोटी वैल्यू कब आएगी? सिंपल सी बात है, जब इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी और डेनोमिनेटर में वैल्यू वेरी बिग होगी तो ओवरऑल Kc की वैल्यू बहुत छोटी आ जाएगी मैथमेटिकल रूल के लिहाज से। तो इससे पता लगता है कि रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम इज वेरी स्मॉल एंड इट इन्वर्ट्स दैट द रिएक्शन प्रोसीड्स हार्डली एट ऑल बिफोर रीचिंग द इक्विलिब्रियम। इसका मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही हुआ होगा कि इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। रिएक्शन इस तरह से हमारा थोड़ा स्लो भी होगा इसके अंदर, जब Kc की वैल्यू हमारे पास कम होती है। मिसाल के तौर पर जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के रिएक्शन से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बन रही है, दिस इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इसकी Kc की वैल्यू है 10 टू द पावर -31, 10 टू द पावर -31। अब ये वैल्यू Kc की क्या है? बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल वैल्यू। तो इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्शन स्टार्ट ही हुआ होगा, 90% रिएक्टेंट होगा मान लेते, 10% प्रोडक्ट, और इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा और रिएक्शन आगे नहीं बढ़ सकेगा। चूँकि हम देखते हैं कि बहुत छोटी वैल्यू का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट बहुत थोड़ा होगा उसकी कंसनट्रेशन। तो इसकी क्या पता लगता है? प्रोसीड नेग्लिजिबली, बहुत कम ही रिएक्शन ने प्रोसीड किया होगा। समझ लो 4 से 5 सेकंड में रिएक्शन स्टार्ट होगा और 4 से 5 सेकंड में इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अच्छा, अब तीसरी केस क्या है? इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ Kc। इंटरमीडिएट को हम लोग मॉडरेट वैल्यू भी कह सकते हैं। Kc की एक मॉडरेट वैल्यू, मॉडरेट वैल्यू से मुराद 1 से लेकर 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में अगर कोई वैल्यू आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं मॉडरेट वैल्यू है। ना इतनी ज़्यादा ना इतना कम, मॉडरेट वैल्यू shows that the appreciable amount of both reactants and products are present in the equilibrium mixture। अब Kc की वैल्यू देखो, नॉर्मल वैल्यू कब आएगी? जैसे कब आएगी? जब इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू मिसाल के तौर पे मीडियम होगी, मॉडरेट होगी, कह सकते हैं मॉडरेट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मॉडरेट होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मॉडरेट होगी। जब दोनों मॉडरेट होगा तो लगभग 1 से 100 के बीच में तो वैल्यू आ जाएगी, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ Kc आ जाए तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इसके अंदर क्या होता है? 50-50% मौजूद होते हैं। इसको नॉर्मली हमारे यहाँ बच्चे सिर्फ इसी को मानते हैं, इनके बारे में बच्चों को लगता है कि इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब जब दोनों बराबर बराबर हो, तो बराबर बराबर उस वक्त होता है जब 1 से 100 के बीच में वैल्यू Kc की आ रही होती है। जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हो और N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बन जाए, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड केस। तो यहाँ देखो Kc की वैल्यू कितनी आ रही है? 43.44। इट इज़ इन बिटवीन 1 and 100, 1 और 100 के बीच में। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम पता है बिल्कुल मिड में रीच होगा, जैसे यहाँ पर बिल्कुल एंड में हो रहा था या बिल्कुल स्टार्ट में हो जा रहा था, यहाँ मिड में इक्विलिब्रियम रीच करेगा। 50% रिएक्टेंट होगा, 50% प्रोडक्ट होगा, इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा। ठीक है, तो इट प्रोसीड्स मॉडरेटली, मतलब मॉडरेटली प्रोसीड करता है, मतलब जिसमें जो इक्विलिब्रियम रीच होता है वो मिडवे में होता है, इन बिटवीन होता है रिएक्शन। तो Kc की वैल्यू सिर्फ देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रिएक्शन में
कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर हमें Kc की वैल्यू पता लग जाए तो हम ये बता सकते हैं कि जब इक्विलिब्रियम रीच होगा तो उस वक्त उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रिएक्टेंट ज़्यादा होगा या प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, या दोनों बराबर होगा। बस समझ में आ गया पहला एप्लीकेशन इसका। अब इतना मुश्किल बात तो नहीं, ईजी सिंपल चीज़ है, तो बस लिखना होता है, इसको न्यूमेरिकल नहीं होता कोर्स के, तो लिखने की चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, बुक में है ये आपके, उसको आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा इस्तेमाल, जब सेकंड यूज़ जो है ना बच्चों Kc का, उससे न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो उससे हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं। और सेकंड यूज़ क्या है? यूज़ ऑफ Kc इन द प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहे हैं कि बैकवर्ड आ रहे हैं। अब देखो मिसाल के तौर पे अगर कोई भी हमारे पास रिएक्शन ले लेते हैं, लेट्स से एक रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब मान लेते हैं अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा, एट इक्विलिब्रियम पर जब ये पहुंच चुका और इक्विलिब्रियम पर जब हम इसके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो लेते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड Kc। इसको Kc कहा जाता है जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम रीच करेगा। अब मान लेते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम जो रीच कर रहा है वो मान लेते हैं कि 30 सेकंड्स में इक्विलिब्रियम रीच कर रहा है। अब अगर 15 सेकंड में बात करें, अब 15 सेकंड जब होगा तो क्या 15 सेकंड में तो इक्विलिब्रियम रीच नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम से पहले होगा, बिफोर इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम तो रीच नहीं करेगा, 30 सेकंड में कर रहा है रिएक्शन, 15 सेकंड में तो नहीं करेगा, 15 सेकंड में तो रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट बन रहा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा तेज़ी में। ठीक है, शुरू के टाइम में तो, या फिर किसी भी टाइम पे नॉट एट इक्विलिब्रियम, टाइम हटा देता हूँ, नॉट एट इक्विलिब्रियम, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर ना हो, इक्विलिब्रियम रीच नहीं किया है, तो उस वक्त भी तो हम लोग इसकी प्रोडक्ट और इसके रिएक्टेंट का रेशो ले सकते हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो लिया जा सकता है, लेकिन उस सूरत में हम लोग इसको Kc नहीं कहेंगे। इस सूरत में उसको क्या कहा जाता है? इस सूरत में उसको कहा जाता है Qc। अब ये Qc किसे कहते हैं? Qc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट। इसको रिएक्शन कोशेंट कहा जाता है। ठीक है, तो अगर किसी रिएक्शन में हमें Kc की वैल्यू दे दी जाए, लेट से Kc की कोई वैल्यू दे दी गई है, मान लेते हैं कि कुछ भी दे दी गई है, लाइक 45 दे दी गई है Kc की वैल्यू। ठीक है, और हमें कहा जा रहा है कि एक ऐसा पॉइंट आया इस रिएक्शन में जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मान लेते हैं कि 30 मोलर थी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मान लेते हैं 20 मोलर थी। अब बताइए रिएक्शन इस टाइम पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जा रहा होगा कि बैकवर्ड? तो अभी तो हमें नहीं पता कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, क्योंकि हमसे हमें बस ये कह रहे हैं कि एक रिएक्शन था, किसी भी टाइम पर हमने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मालूम किया, और रिएक्टेंट का 30 मोलर आ गया और प्रोडक्ट का 20 मोलर आ गया। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी Qc मालूम कर लेंगे। Qc बराबर किसकी हो जाएगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब वो जैसे मिसाल के तौर पे हमने उसको 30 अपॉन, अब इसको जैसे मान लेते हैं 60 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 60 अपॉन 30, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 2। तो Qc की जो वैल्यू आई ना 2, अब इसको कंपेयर हम किससे करेंगे? गिवन Kc होगा, और कंपेयर करके हम बता सकेंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा होगा कि बैकवर्ड आ रहा होगा, या इक्विलिब्रियम पर होगा। तो उसके 3 केसेस हैं, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 क्या है? Qc की वैल्यू अगर लेस देन Kc आ जाए तो उसका क्या मतलब होगा कि रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट से हमारा मतलब होता है कि रिएक्शन कैसा जा रहा है भाई? फॉरवर्ड जा रहा है। अगर Qc की वैल्यू ग्रेटर देन Kc आ जाए तो रिएक्शन कैसा मूव कर रहा है? प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब रिएक्शन कैसा आ रहा है भाई? बैकवर्ड आ रहा है। और अगर Qc और Kc दोनों बराबर आ जाए तो उसका मतलब क्या है कि सिस्टम ऑलरेडी किस पर मौजूद है? इक्विलिब्रियम पर मौजूद है। बस समझ में आ गई? तो इससे हम ये भी बता सकते हैं Kc की वैल्यू से हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ कंसंट्रेशन बता दिया जाए और Kc की वैल्यू बता दी जाए तो हम रिएक्शन कोशेंट निकाल कर Kc से कंपेयर करके बता सकते हैं कि इधर रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करें कि बैकवर्ड, या फिर वो इक्विलिब्रियम पर मौजूद है। अब इसका न्यूमेरिकल आता है, तो एक न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 7.5 पे न्यूमेरिकल एक आ रहा है हमारे पास है। तो ये न्यूमेरिकल हमारे पास इट डील्स विद द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इसमें हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे।
सो Kc फॉर द गिवन रिएक्शन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 2.72। तो किसी एक खास रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू हमें दे दी गई है बच्चों, और वो कितनी दे दी गई है, दैट इज 2.72, एंड दिस इज द रिएक्शन A+3B, इट फॉर्म्स 2C, एंड दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन, यू कैन सी द डबल हेडेड एरो। सो इन अ 5 dm³ रिएक्शन वेसल, ये वॉल्यूम हमें दिया गया है, द रिएक्शन मिक्सचर कंटेन्स 8 मोल्स ऑफ A के मोल्स दिए गए, B के मोल्स दिए गए, एंड 5 मोल्स ऑफ C, 5 मोल्स C के दे दिए गए। सो नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, इफ नॉट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन का पूछ रहे हैं, क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, और इक्विलिब्रियम पर नहीं है तो आप बताइए कि उसकी डायरेक्शन क्या है, वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है कि बैकवर्ड जा रहा है। तो देखो अब इसमें क्या तरीका होता है, इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के, डेटा बनाएंगे। सबसे पहले Kc की वैल्यू गिवन है तो Kc लिख लेंगे, Kc कितना गिवन है भाई हमारे पास 2.72। उसके बाद वॉल्यूम गिवन हमारे पास है, दैट इज़ 5 डेसीमीटर क्यूब और 5 लीटर्स। देन मोल्स गिवन है हमारे पास, A के मोल्स गिवन है, तो मोल्स ऑफ कैपिटल A कितने गिवन है भाई, दिस इज 8 मोल्स, एंड देन मोल्स ऑफ कैपिटल B गिवन है, ये कितना गिवन है, 6 मोल्स, एंड देन मोल्स ऑफ कैपिटल C गिवन है, ये कितना हमारे पास है, 5 मोल्स। ओके, दैट्स वेरी सिंपल। और हमें जस्ट ये बताना है कि प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन निकालनी ज़रूरी है, क्योंकि हमें दैट्स क्यू चाहे रिएक्शन कोशेंट मालूम करना हो, चाहे Kc मालूम करना हो, हमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिवाइड करना पड़ता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशंस ऑफ A, B एंड C, ठीक है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग वी शुड हैव टू डू हियर, सो वी आर डूइंग इट। सो द कंसंट्रेशन ऑफ लार्ज ब्रैकेट शोज यू द कंसंट्रेशन, दिस इज इक्वल टू 8 over, and we have to divide it with volume or dm³ if you want to convert it into concentration. So this is 5, so 8 upon 5 is equal to 1.6 molar. The concentration of B is equal to 6/5, ये कितने आ गए, 1.2 molar, and concentration of C, this is simple 5/5, so this is 1 molar. Now if you are going to do the solution here, so solution में हमें पता है कि रिएक्शन हमें नहीं पता है इक्विलिब्रियम पर है नहीं है, तो हमें QC निकालना पड़ेगा, रिएक्शन कोशेंट। QC का भी सेम वही तरीका होता है, Kc की तरह निकलता है, प्रोडक्ट हमारे पास C है, उसका स्क्वायर कर देंगे चूँकि 2 मोल्स हैं, और नीचे रिएक्टेंट हमारे पास A है और उसके अलावा 3B है, तो मतलब B का क्यूब हो गया, ठीक है। सो C हमारे पास हो गया, दिस इज़ 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है, और देन 1.6 और 1.2 का होल क्यूब, तो उसको कैलकुलेट करें। QC बताएं कितना आ रहा है, मेरे पास आंसर है, क्या बताएं, 0.36 यही आ रहा है, 0.36 आ रहा है, ओके, तो 0.36 आ गया। अब यहाँ पर देखें, दिस इज 0.36 और Kc की जो वैल्यू गिवन है दिस इज 2.72, तो QC की वैल्यू कम आ रही है ना अभी Kc से, सो QC इज एक्चुअली लेस देन Kc, सो QC इज लेस देन Kc। तो मैंने बताया था QC जब लेस देन Kc होगा तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, यस। सो रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है भाई, समझ में आ गया। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, दिस इज अफेक्टिंग, ओके। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर अफेक्ट करने वाले, असर डालने वाले फैक्टर्स, वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं
जो इक्विलिब्रियम पर, किसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पर असर डालते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं और इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। इसी को इस नाम से मशहूर है, ली चैटलियर का असूल या ली चैटलियर प्रिंसिपल। एक साइंटिस्ट है ली चैटलियर, उन्होंने इस प्रिंसिपल को पेश किया था। तो 1884 में 1884 में 1884 में ली चैटलियर, दिस इज ली चैटलियर। सो ली चैटलियर एक फ्रेंच केमिस्ट थे, फ्रांस में पैदा हुए थे। इंट्रोड्यूस द जनरल रूल आफ्टर अ लॉन्ग रिसर्च ऑन हाउ एंड वाई द बैलेंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज डिस्टर्ब्ड बाय सम चेंज ऑफ कंडीशंस। दिस इज नोन एज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, 1884 में ली चैटलियर एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने एक रूल एक इंट्रोड्यूस किया था कि, और एक लंबी रिसर्च करने के बाद, कि कैसे और क्यों हम किसी केमिकल इक्विलिब्रियम को के बैलेंस को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसमें कुछ कंडीशंस को चेंज करके उसको कहा जाता है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, वो कभी ना कभी आपका इक्विलिब्रियम रीच करेगा, कल जो मैं बता रहा था, और जब वो इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा ना, वो मतलब वो आपको बज़ाहिर उसमें कोई सीम को चेंज नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, दोबारा से रिएक्शन को फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाने पे मजबूर कर सकते हैं। वो कैसे किया जाएगा, उसी को ली चैटलियर ने बताया था। उसने कहा था कुछ चेंज कर दें, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इक्विलिब्रियम पर अफेक्ट करते हैं कि इक्विलिब्रियम पर अगर रिएक्शन है तो उसको डिस्टर्ब किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है। तो इसी को ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कहा जाता है। इट स्टेट्स दैट, क्या स्टेटमेंट होगी ली चैटलियर्स प्रिंसिपल की, कि इफ एन एक्सटर्नल स्ट्रेस सच एज कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ से, स्ट्रेस से मुराद यहाँ पर चेंज। फिजिक्स में भी हम स्ट्रेस से कैसे फोर्स को कहते हैं जो कोई चेंज लेकर आता है, दैट इज स्ट्रेस। अगर हम कोई स्ट्रेस अप्लाई करें जैसे कि कंसंट्रेशन या प्रेशर या टेम्परेचर, ये चेंज अगर हम ये स्ट्रेस इस तरह से अप्लाई करें कि उस रिएक्शन में, किसी सिस्टम एट इक्विलिब्रियम में, कैसे रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम पर है, तो द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा एंड टेंड्स टू शिफ्ट इन अ डायरेक्शन टू ऑफसेट द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस इम्पोज्ड, और वो दूसरी तरफ मूव करना शुरू करेगा जो स्ट्रेस आपने इम्पोज की है उसके मुखालिफ सिमत में। मीन्स ये कहा जा रहा है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो आप उसके अंदर कुछ स्ट्रेस, कुछ तब्दीली लाते हैं, उसकी कंसंट्रेशन में, उसके प्रेशर में कोई तब्दीली लाते हैं, या फिर उसके टेम्परेचर में तब्दीली लाते हैं, तो क्या होगा, रिएक्शन के इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो रिएक्शन किसी एक डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ताकि वो अपनी पुरानी स्टेट में वापस आ सके, इक्विलिब्रियम की स्टेट को अचीव कर सके। ये बिल्कुल न्यूटन के फर्स्ट लॉ की तरह है, जो क्या कहता है कि अबाउट लॉ ऑफ इनर्शिया भी, जिसको आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कि अ बॉडी टेंड्स टू रिमेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन until and unless an unbalanced force is applied to it। पढ़ा होगा फिजिक्स में आपने कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव करते रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, जिस तरह से इंसान गाड़ी में जा रहा होता है और डायरेक्ट जब ब्रेक लगाता है तो क्या होता है, बॉडी को इनर्शिया उसको आगे की तरफ धकेलती है, स्ट्रेस अप्लाई हो गया ना, कुछ चेंज आया बॉडी में, लेकिन बॉडी ने उस चेंज को पसंद नहीं किया होता है। आपने गाड़ी रोक दी, लेकिन आपकी बॉडी क्या चाहती थी, नहीं, वो फॉरवर्ड मोशन को कंटिन्यू करे, तो आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना, जब ब्रेक लगता है गाड़ी में। तो बिल्कुल इसी तरह से इक्विलिब्रियम में जब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं ना, तो इक्विलिब्रियम फिर रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करके ना, जो आपने स्ट्रेस लगाया होता है उसको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करता है, उसको अंडू करने की कोशिश करता है उस स्ट्रेस को। इसको हम कहते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, जिसमें हम अपनी मर्जी से रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं और फॉरवर्ड बैकवर्ड करवा सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक है, जो आज हमें डिस्कस करना, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपका आएगा ये पेपर में, सेक्शन सी में। जैसे मैंने बता दिया 100% ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा, क्योंकि ये उसको आना ही है, उसको छोड़ ही नहीं सकते एग्जामिनर। फर्स्ट टाइम में भी हर साल आता था, पिछले में लगातार 10-12 सालों से आ रहा है, अभी भी आएगा। ठीक है, तो ये उसको इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हम, ये तो यार आना ही आना है। आप खुद ही 5 या 10 ईयर उठाएंगे तो आपको लगेगा यार तो आ ही रहा है, खुद ही तो आना ही है, ये हर साल आ रहा है। हाँ, चूँकि क्या 10 ईयर के इसलिए नीड नहीं है इसमें, चूँकि फर्स्ट ईयर की न्यू बुक के अंदर चूँकि आप यही ना कि आपको चैप्टर्स उस तरह से नहीं मिलेंगे ना, चूँकि हम एज अ टीचर देख सकते हैं, हमें पता है कि यार ये पहले चैप्टर 6 था और अभी चैप्टर 7 है, लेकिन आपको तो नहीं पता ये कौन सा चैप्टर पहले था, बाद में कौन सा बन गया। तो आपको 10 ईयर आपके किसी इस्तेमाल का नहीं होगा। मैं एज अ टीचर आपको बता रहा हूँ कि हर साल ये टॉपिक आता है,
आपका लीच चार्टर प्रिंसिपल का। इतना बड़ा टॉपिक है, आप खुद बोलोगे सर ये तो छूट ही नहीं सकता। अब कोई टॉपिक बहुत बड़ा होता है ना किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको पहले ही पता होता है यार ये तो आएगी। जितना बड़ा है उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटे छोटे टॉपिक ऐसा होता है ना कि इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे होते। तो अब हम यहाँ पर इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे कि 3 तरह के इफेक्ट, ये 4 तरह के इफेक्ट डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट को चेंज करने से किस तरह से जो है वो हमारे पास जो है वो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कह रहे थे इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट इफ द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज एडेड और प्रोडक्ट इज रिमूव्ड एंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट द लेफ्ट इफ रिएक्टेंट इज रिमूव्ड और प्रोडक्ट इज एडेड। मतलब क्या, इसको समझिए, इसको ज़रा सिंप्लीफाइड वे पर मैं इस बात को बताता हूँ। जैसे कि रिएक्टेंट है और ये हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट है। जैसे मान लेते हैं अभी कि ये 50% और ये 50% है, दोनों 50-50 है, इक्विलिब्रियम रीच हुआ है। अब अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, अगर इसको हम लोग 100 कर दें, तब क्या होगा, रिएक्शन किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड के बैकवर्ड। चूँकि बराबर करने के बराबर करना है। अब आपको पता है ये तो इस तरफ जा सकते हैं आगे या फिर पीछे आ सकते हैं। और जब ये अब ये फॉरवर्ड जाएगा तो यहाँ पर परसेंटेज दोबारा कम होनी शुरू हो जाएगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अब बताइएगा ज़रा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है तब क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड आएगा। फॉरवर्ड जाएगा। क्यों फॉरवर्ड जाएगा, चूँकि 100 है ना, ये 50 है। अब ये 25 कम करेगा अपने आप को ताकि दोनों 75 पर आकर बैलेंस हो जाए, ताकि दोबारा इक्विलिब्रियम रीच हो जाए। फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। तो उसका मतलब कि जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऐड करते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन राइट साइड में मूव करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है। अच्छा, एक और तरीका हो सकता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने का। जैसे दोबारा से मान लेते हैं इसको 50-50 कर लेते हैं दोबारा से। अभी ये रिएक्शन इस वक्त इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है। अब अगर हम इसको यहाँ से प्रोडक्ट कम कर देते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 25 कर देते हैं, मोलर में कर देते हैं, मोलरिटी में। अब बताएं रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड आएगा बराबर करने के लिए। अभी भी फॉरवर्ड ही जाएगा। क्यों, चूँकि जहाँ पर ज़्यादा होता है ना उस तरफ से मूव कर रहा हो तो कम वाले की तरफ, ज़्यादा से कम की तरफ मूव करवाना है, बस ये ट्रिक याद रख लीजिए। तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा तो क्या जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। तो चाहे आप रिएक्टेंट के अमाउंट को ऐड कर दें या चाहे आप प्रोडक्ट को रिमूव कर दें, दोनों सूरत में जो है रिएक्शन राइट साइड पे शिफ्ट होता है, मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। मतलब रटने की जरूरत नहीं, इसको कॉमन सेंस वाली बात है। इसके अलावा अगर अच्छा अब हम बैकवर्ड किस तरह से जा सकते हैं, 2 तरीके हैं। जैसा अभी इक्विलिब्रियम पर है 50-50, अब देखो 2 ऐसा काम करूँगा कि रिएक्शन बैकवर्ड होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला, अगर मैं यहाँ पर इसको 25 कर दूँ, रिएक्टेंट को रिमूव कर दूँ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डाउन कर दो, अब क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, ज़्यादा से कम की तरफ आएगा, बैक हो जाएगा रिएक्शन। एक और तरीका देखो, अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ, उसको 100 कर दूँ, तब क्या होगा, अभी बैकवर्ड जाएगा। तो उसका मतलब कि द इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट टू द लेफ्ट इफ रिएक्टेंट इज रिमूव्ड और प्रोडक्ट इज एडेड। बस समझ में आ रही है। तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक ये बात है कि हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जो है इक्विलिब्रियम मूव करेगा। अब इसके एग्जाम्पल देख लें। अब इसी चीज़ को स्ट्रेस टाइप, अच्छा एक रिएक्शन लिखा गया CO + 3H2, रिएक्शन किया CH4 + H2O बना। ये बुक की टेबल है। ठीक है। ये पिंक कलर से जो आपको दिख रहा होता है, बुक से ही निकाला होता है मैंने, आपकी बुक में ये कलर पैटर्न होता है आपका। मतलब गूगल से नहीं निकाला कि आपको मिलेगा नहीं है, आपकी बुक में ही है ये। गूगल में जाएंगे तो और पता नहीं 100 एग्जाम्पल निकल जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ बुक की एग्जाम्पल ही रहे कि वो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आए। तो अगर एडिंग मोर CO और H2, अगर COH2 ज़्यादा ऐड करेंगे तो क्या होगा, रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं, रिएक्टेंट की बढ़ेगा तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, तो शिफ्ट टू द राइट। रिमूविंग सम CO और H2, इसको कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड आ जाएगा, लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। एडिंग मोर CH4 और H2O, CH4 या H2O में से किसी की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो लेफ्ट जाएगा। रिमूविंग सम CH4 एंड H2O, इसको कम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट को राइट पे जाएगा। समझ में आ गई बात, चार्ट समझ में आया क्या चीज़ बता रही है। तो इस इक्वेशन के लिहाज से बता रहे हैं कि इसको बढ़ाने और घटाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको बढ़ाने और घटाने से क्या फ़र्क पड़ेगा रिएक्शन के अंदर। समझ में आ गया। पहला इफेक्ट था ली चार्टेड प्रिंसिपल में, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आप कर सकते हैं इस चीज़ को। तो मसला
आगे बढ़े, क्योंकि चूँकि 4 चेंजेस हैं, चारों चेंजेस ध्यान में रखना है। सेकंड क्या इफेक्ट है? इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट। अच्छा, प्रेशर का इफेक्ट हर रिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं होता, ये भी याद रखिएगा कि हर रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज इन अल्टरिंग द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोटिसेबली ऑब्जर्व इफ ऑल रिएक्टिंग स्पीशीज आर इन गैसियस स्टेट। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रेशर का इफेक्ट, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड में हमें पता है कि प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता। अगर हमारे पास रिएक्टेंट है, ये रहा, और ये रहा प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर दोनों मान लेते हैं सॉलिड स्टेट में है, तो क्या होगा? नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा इस रिएक्शन में, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आ गया ना इसमें चीज़ें। ये भी अगर मान लेते हैं कि रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, और इसमें चीज़ें कौन सी स्टेट में भी है? लिक्विड स्टेट में, तो इस पर भी प्रेशर को कम ज़्यादा करने से इस इक्विलिब्रियम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम पे कब डिफरेंस, इक्विलिब्रियम में फ़र्क कब पड़ता है? जब हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट सारे के सारे गैसियस स्टेट में हो। सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी बात याद रखनी है, बच्चे इस पॉइंट को भूल जाते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का गैसियस होना ज़रूरी है। अगर वो गैसियस नहीं है तो फिर कोई भी फ़ायदा नहीं है प्रेशर कम ज़्यादा करके, ठीक है। अच्छा, गैसियस होने के बाद भी वेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और गैसेस आर डिफर फ्रॉम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसेस। यहाँ पर कह रहे हैं ये भी नहीं होना चाहिए, गैसियस स्टेट में भी होना चाहिए, और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट शुड नॉट बी इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर भी होने चाहिए। गैसियस स्टेट में भी अगर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इसके 3 मोल हैं, इसके 2 मोल हैं, तो यहाँ पर इफेक्ट होगा, तो दोनों के मोल्स अनइक्वल हैं, अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं। या फिर यहाँ पर 2 मोल्स हैं, यहाँ पर 3 मोल्स हैं, तो अभी भी इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व कर सकते, अभी भी क्या होगा, प्रेशर चेंज करने से इक्विलिब्रियम में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा होगा। लेकिन अगर दोनों को अगर हम 3 कर दें तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अब इक्वल नंबर ऑफ मोल्स अब हो जाते हैं तब भी प्रेशर चेंज करने से इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब डेल्टा एन यहाँ पर क्या हो गया? 0 हो गया ना भाई, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर कह रहे हैं डेल्टा एन 0 नहीं होना चाहिए। 0 कब नहीं होगा? जब इनइक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ये बताया मैंने आपको कि किस पर ऑब्जर्व होगा प्रेशर का इफेक्ट, किस पर ऑब्जर्व होगा? सिर्फ 4 रिएक्शंस जो गैसियस स्टेट में हो और अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स हो, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हो, ठीक है जी। तो अब टेबल 7.4 है, इसमें इफेक्ट अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या इफेक्ट होगा कम ज़्यादा करने से रिएक्शंस को। जैसे हमारे पास ये एक इक्विलिब्रिया है, ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, PCl5 PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, सारे के सारे गैसेस हैं। और उसके अलावा यहाँ पर मोल देखा तो देयर इज़ 1 मोल और देयर इज़ 1 + 1 दैट इज़ 2 मोल, 2 मोल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, इस केस में, ये केस नंबर 1 इसको हम कह सकते हैं, केस नंबर 1 है। इसमें मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के मोल्स कम है, प्रोडक्ट के मोल्स हैं। और जब रिएक्टेंट के मोल कम है, प्रोडक्ट के मोल्स हैं, तो फिर प्रेशर को इंक्रीज करने पर रिएक्शन लेफ्ट साइड मूव करेगा बैकवर्ड, और डिक्रीज करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, राइट साइड मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीज करने का क्या इफेक्ट है, और यहाँ पर लिखा हुआ है डिक्रीज करने का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर ये किस केस में, अगर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो हाई प्रेशर पर रिएक्शन बैकवर्ड होगा और लो प्रेशर पर रिएक्शन फॉरवर्ड होगा डिक्रीज करने पर, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है, CH4 और H2O बन रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर 3 + 1 यहाँ पर हमारे पास 4 मोल्स हैं, और यहाँ पर 1 + 1 यहाँ पर 2 मोल्स हैं, सही है। तो यहाँ पर ये केस नंबर 2 हमारे पास हो गया। इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। यहाँ ऊपर क्या हो रहा था, इंक्रीज करने पर रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा था ना, लेफ्ट आ रहा था। अब देखो इंक्रीज करने, जब इंक्रीज करेंगे प्रेशर को तो रिएक्शन राइट फॉरवर्ड मूव करेगा, और डिक्रीज करने पर क्या होगा, लेफ्ट बैकवर्ड मूव करेगा। मतलब इस वाले के रिवर्स हो जाएगा बस इसके अंदर, ठीक है ना, दोनों रिवर्स है। इस रिएक्शन के अंदर चूँकि यहाँ पर रिएक्टेंट ज़्यादा है प्रोडक्ट्स है, तो हाई प्रेशर पे फॉरवर्ड, लो प्रेशर पे बैकवर्ड। और जहाँ पर रिएक्टेंट की मोल्स कम होंगे तो वहाँ पर हाई प्रेशर पे बैकवर्ड और लो प्रेशर पे फॉरवर्ड,
सही है। और आखिरी तो बड़ा आसान केस 3, इसमें क्या है हमारे पास, देखो ये 2 मोल्स हैं, ये 2 मोल्स हैं, 1 + 1 2 मोल 2 मोल। अब मैंने पूरा ही बता दिया आपको कि मोल्स अनइक्वल होने चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स नहीं होने चाहिए। अगर डेल्टा एन 0 आ जाएगा तो कोई इफेक्ट ही नहीं है प्रेशर का, तो इक्विलिब्रियम रिमेंस अनचेंज, इक्विलिब्रियम रिमेंस अनचेंज अंटिल, मतलब वॉट एवर आप कर लो, इधर आप इसको इंक्रीज कर लो, प्रेशर को डिक्रीज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस समझ में आ गई। तो ये प्रेशर का इफेक्ट है कि प्रेशर का इफेक्ट किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ गैशियस रिएक्शंस के अंदर होगा, ठीक है। और वो भी वो गैशियस रिएक्शन जिनमें ये नंबर ऑफ मोल्स बराबर ना हो, अनइक्वल हो। अब अनइक्वल है और रिएक्टेंट के मोल कम है, पहले मान लें रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा है तो हाई प्रेशर पे फॉरवर्ड, लो प्रेशर पे बैकवर्ड, और रिएक्टेंट के मोल कम है तो हाई प्रेशर पे बैकवर्ड, लो प्रेशर पे फॉरवर्ड, बस ये याद रखें, ठीक है। तो ये सेकेंड इफेक्ट था ली-चाटलर्स प्रिंसिपल के अंदर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। इतना मुश्किल टॉपिक नहीं, समझने की बात है, ठीक है। उसके बाद थर्ड इफेक्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब आपको पता है टेम्परेचर, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिन टेम्परेचर का जिन पर इफेक्ट होता है, हमने इससे पहले थर्मोकेमिस्ट्री में उनको पढ़ा है, उनका नाम होता है थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, है ना भाई। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रखा है हमने। थर्मोकेमिकल रिएक्शन 2 तरह के होते हैं ना भाई, एक हमारे पास क्या कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एक हमारे पास कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोनों में खास एक डिफरेंस होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट इज़ प्रोवाइडेड या हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, इसमें हीट एब्जॉर्ब्ड होता है, जबकि यहाँ पर हीट इज़ रिलीज्ड, इसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर। सो अब एंडोथर्मिक में बॉन्ड ब्रेक होता है, एक्सोथर्मिक में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, यस यू आर राइट। तो अब हम यहाँ पर रिएक्शंस देख रहे हैं 2 तरह के डिफरेंट। एक हमारे पास यहाँ पर चूंकि डेल्टा, एक ये रिएक्शन है नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन के लिए अमोनिया बना लिया, इसका डेल्टा एच नेगेटिव है। जब डेल्टा एच नेगेटिव आता है तो उससे क्या पता लगता है कि रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक है। और एक रिएक्शन है N2 + O2 2NO। अब यहाँ पर डेल्टा एच पॉजिटिव आ गया तो इसको तुम लोग क्या क्या, दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंथैल्पी चेंज होती नहीं है, दिस इज हमने पढ़ा हुआ इसको, चेंज इन एंथैल्पी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट होता है। तो जितना ज़्यादा हीट आप इसको देंगे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप इसको बढ़ाएंगे, रिएक्शन उतना फॉरवर्ड मूव करेगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर बैकवर्ड हो जाएगा। सिंपल याद रखिए। तो इसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, और डिक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा है। एक्सोथर्मिक में उसका रिवर्स कर दो, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, बैकवर्ड आएगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगा। बस ये चीज़ है। तो ये इफेक्ट है किसका भी, टेम्परेचर का। क्या हमें चेक करना पड़ेगा पहले की रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में जो चेंज हो रहा है उसके उलट चेंज हमारा एक्सोथर्मिक में होता है, रिवर्स चेंज होता है। क्लियर है कोई मसला, ईजी है ना ये। लास्ट हमारे पास इफेक्ट क्या है, लास्ट इफेक्ट है कैटलिस्ट। वैसे 3 इफेक्ट, अक्सर बच्चे सिर्फ 3 इफेक्ट पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि 3 ही चीज़ें इफेक्ट करती हैं। बट जब हम लिखते हैं तो हम उसमें चौथा इफेक्ट भी लिख देते हैं, लेकिन असल में ये जो चौथी चीज़ है कैटलिस्ट, इसका इफेक्ट देखा जाए तो इक्विलिब्रियम पर नहीं है। कैसे नहीं, एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। कैटलिस्ट किससे कहते हैं, कैटलिस्ट हमारे पास क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ ना इसको, अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेस और decreases the rate of reaction। एक ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, इसको हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाए या घटाए। तो अगर वो इंक्रीज कर रहा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। और अगर वो डिक्रीज कर रहा होता है रेट ऑफ रिएक्शन को तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट। सही है। तो ये 2 तरह के कैटलिस्ट हमारे पास होते हैं। तो कैटलिस्ट मिनिमाइजेस द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम बट डज नॉट अफेक्ट ऑन चेंज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द सिस्टम। समझो उसको। लेट्स से कि एक रिएक्टेंट हमारे पास है बच्चों, और ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्शन लेट्स सपोज टू से कि अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। अगर इक्विलिब्रियम पर है तो उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं हम, चाहे तो उस रिएक्शन को फॉरवर्ड बैकवर्ड करवा सकते हैं, राइट या लेफ्ट की तरफ मूव करवा सकते हैं। कैसे, 3 तरह की चेंजिंग करके, कंसंट्रेशन चेंज करके, प्रेशर चेंज करके, और टेम्परेचर चेंज करके। अभी हमने पढ़ लिया, सीख लिया ली-चाटलर प्रिंसिपल में। अब कैटलिस्ट को अगर हम इसमें इंट्रोड्यूस कर ले, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो कैटलिस्ट को डालने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पे इस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का,
जैसे इसका मान लो कि 10 मोलैरिटी पर सेकंड है और उसके 10 मोलैरिटी पर सेकंड है, ठीक है। दिस इज़ रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हमारे पास होती है, या मोल पर डीएम पर सेकंड में जिसको हम कहते हैं। ये दोनों की सेम है ना इक्विलिब्रियम पर। अब इक्विलिब्रियम पर दोनों सेम रेट से हो रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है रिएक्शन सेम्स टू स्टॉप, रुका हुआ है। अब आप इसके अंदर क्या कर रहे हो बच्चों को, पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल दे रहे हो। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट डालोगे तो वो क्या करेगा, दोनों के रेट को बढ़ा देगा, इसको 20 कर देगा, इसको भी 20 कर देगा। अब क्या होगा, दोबारा से कुछ भी फर्क नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा, क्योंकि फॉरवर्ड की स्पीड भी बढ़ा दे रहा है, बैकवर्ड की भी बढ़ा दे रहा है, तो कोई फर्क तो होना नहीं है। ये मान लेते हैं कि अब इसके अंदर अगर हम नेगेटिव कैटलिस्ट डाल लेते हैं, अब नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन को स्लो डाउन करता है, तो ये फॉरवर्ड को भी स्लो डाउन 10 कर देगा, इसको भी 10 कर देगा, तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कैटलिस्ट को इंट्रोड्यूस करने से रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पर, उसके डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क किस पर पड़ता है, अब जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ, 100% रिएक्टेंट है, अभी 0% प्रोडक्ट है, अभी रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा ताकि इक्विलिब्रियम रीच हो जाए, दोनों 50-50 हो जाए, और मान लेते हैं कि 10 मिनट में ये पूरा का पूरा रिएक्शन हो जाएगा। अब अगर इसके अंदर तुमको पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल दोगे तो क्या होगा, 10 मिनट के बजाय 2 मिनट में हो जाएगा। मतलब अगर रिएक्शन पहले से फॉरवर्ड जा रहा है तो उसमें कैटलिस्ट डालोगे तो उसको तो स्पीड अप कर देगा कि फॉरवर्ड जल्दी इक्विलिब्रियम रीच हो जाए, लेकिन इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद उस पर कोई डिफरेंस नहीं कर सकता वो, बात समझ में आ गई। इसलिए थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है, डिटेल में बात नहीं की गई, बुक में भी इतना ही लिखा होगा उसको, ठीक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट को। तो ये जहाँ तक जाकर हमारे पास जाकर पेपर में आपसे लीच चार्टर प्रिंसिपल की एक्सप्लेनेशन बोले, आपको यहाँ तक कंप्लीट लिखना होगा स्टार्ट से, ठीक है। इसके बाद एक सेल्फ असेसमेंट देखते हैं लीच चार्टर प्रिंसिपल के हवाले से, ये सेल्फ असेसमेंट है। सो फॉर द रिएक्शन दिस, एक रिएक्शन दिया हुआ है, कह रहे हैं प्रेडिक्ट द डायरेक्शन व्हेन फॉलोइंग स्ट्रेसेस आर अप्लाइड। कह रहे हैं कि बता अगर ये 3 तरह की चेंजिंग करेंगे अगर हम इस रिएक्शन के अंदर, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, क्या होगा उसके साथ अगर 3 स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। जैसे इस रिएक्शन के लिए अगर प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ करने पर अब सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा सारे गैसेज हैं तो अफेक्ट तो करेगा, और उसके बाद मोल की बात करें तो ये 1 मोल है और ये हमारे पास 2 मोल है, तो उसका मतलब कि जो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, हमारे पास जो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है तो वो लेस देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट के मोल्स अगर प्रोडक्ट से हमारे पास कम होते हैं तो उस रस में क्या होता है कि हाई प्रेशर करने पर रिएक्शन बैकवर्ड होता है और लो प्रेशर पर फॉरवर्ड होता है। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन हमारे पास बैकवर्ड, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, सही है। बस ये सिर्फ ये चीज़ बतानी है। सेकंड कह रहे हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा। अब डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब क्या है कि रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर, सॉरी एक्सोथर्मिक नहीं है, गलत कह दिया, पॉजिटिव आ गया तो एंडोथर्मिक है ना, नेगेटिव होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना भाई। तो ये हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक में हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे फॉरवर्ड होता है, लो टेम्परेचर पे बैकवर्ड होता है। तो यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन कैसे जाएगा, यहाँ पर दोबारा से बैकवर्ड डायरेक्शन। वजह यही है कि रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक है, ठीक है। नेक्स्ट है मोर PCl5 इज एडेड, ज़्यादा PCl5 ऐड कर रहे हैं तो रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं, तो रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि रिएक्शन कैसा मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गई बात, बस यही चीज़ बतानी थी इसके अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7.6 है और लीच चार्टर प्रिंसिपल से है। कह रहे हैं इन द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओसवाल्ड प्रोसेस, ओसवाल्ड प्रोसेस से जो नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस इन द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास जो होता है तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होती है जिससे वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और उसकी डेल्टा एच की वैल्यू -114 किलो जूल पर मोल दी गई है, मतलब एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर है हमारे पास है। सो यूज लीच चार्टर्स प्रिंसिपल टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन व्हेन द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय दीज 4 थिंग्स। कह रहे बताएं अगर ये 4 तब्दीलियाँ करेंगे इस रिएक्शन के अंदर तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, क्या होगा। तो सब में एक एक वर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिखना हमें, और कुछ नहीं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं
इंक्रीजिंग द प्रेशर, सब सारे के सारे गैसेज हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 3 मोल्स हैं, 2 + 1 3 मोल, और यहाँ पर कितने मोल हैं 2 मोल्स हैं। इसका मतलब रिएक्टेंट के मोल लेस देन प्रोडक्ट हैं। अगर रिएक्टेंट के मोल लेस देन प्रोडक्ट होंगे हमारे पास, तो फिर वही जैसे पीछे किया, सॉरी, रिएक्टेंट के मोल्स ग्रेटर देन प्रोडक्ट हैं। अगर ग्रेटर देन प्रोडक्ट होंगे तो हाई प्रेशर पे फॉरवर्ड, लो प्रेशर पे बैकवर्ड। तो इंक्रीज इन द प्रेशर, तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, बस ये फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखना होगा इसमें आपको। इस तरह से इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यस, -114 है, तो सिंस दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कैसा आ जाएगा हमारे पास, बैकवर्ड आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एडिंग O2, ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन इज वन ऑफ द रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है फॉरवर्ड होगा, तो ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। लास्ट कह रहे हैं रिमूविंग NO कम करेंगे, NO दिस इज NO नाइट्रिक ऑक्साइड, अब दैट्स बाद रिएक्टेंट कम करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, ठीक है। तो NO रिमूव करने से हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो दैट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सवाल इतना बड़ा था, जवाब में कुछ भी नहीं था इसका। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली चार्टलेट्स प्रिंसिपल, कि इस ली चार्टलेट प्रिंसिपल को इंडस्ट्री में कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, इससे क्या फ़ायदा है, तो उसको इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं हम हेबर्स प्रोसेस में। हेबर्स प्रोसेस में जिसको हम लोग जो है वो इसी को, इस प्रोसेस को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस, फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस। अमोनिया गैस को बनाने के लिए सारी दुनिया में हेबर्स प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है। हेबर्स प्रोसेस क्यों कहते हैं, इसी को 9th क्लास में आपने पढ़ा था, इसको हेबर बोश प्रोसेस कहा जाता था। 2 साइंटिस्ट थे, हेबर और बोश, इसलिए उसको हेबर बोश प्रोसेस कहते थे। तो हेबर तो एक साइंटिस्ट था हेबर, जिसका नाम था फ्रिट्ज हेबर, उसने इस पर काम किया। तो दूसरा साइंटिस्ट था हमारे पास, उसका नाम था कार्ल बोश। तो फ्रिट्ज हेबर और कार्ल बोश ने मिलकर इसको किया था, दैट्स वाई इसको हेबर बोश प्रोसेस कहते हैं। सिर्फ इसको हेबर्स प्रोसेस भी कहा जा सकता है। इसके थ्रू क्या किया जाता है, अमोनिया गैस की फॉर्मेशन की जाती है, NH3 गैस बनाया जाता है। इस अमोनिया गैस से फर्दर फिर हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, खाद वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो अभी जो अमोनिया गैस है, इसकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के रिएक्शन से होती है। वह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बहुत रिएक्ट विद ईच अदर, तो उससे क्या होता है, NH3 गैस, अमोनिया गैस की फॉर्मेशन हो जाती है। अब चूँकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, अब आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, ये क्या होगा, बीच में आकर कहीं पर रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो हमें 100% रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर हम चाहें कि किसी तरह से 100% रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉलो करना पड़ेगा ली चार्टलेट्स प्रिंसिपल, जिसको क्या करेगा, 100% रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। सो द इक्वेशन टेल्स अस दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, चूँकि डेल्टा H नेगेटिव आ रहा है, तो रिएक्शन हमें बता रहा है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंड प्रोसीड्स विथ डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। और हम ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 मोल्स हैं और यहाँ पर हमारे पास 2 मोल्स हैं, तो मतलब रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट के कम हो रहे हैं। तो प्रेशर का भी इफेक्ट होगा, टेम्परेचर के भी कोई ना कोई इफेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि पहली बात तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट होगा इसके इक्विलिब्रियम पर। दूसरा, सारे रिएक्टेड प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में है और इक्वल नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं है, अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स है, तो कुछ ना कुछ प्रेशर का इफेक्ट है। सो टू गेट द मैक्सिमम प्रॉमिसिंग यील्ड ऑफ अमोनिया, फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ ली चार्टलेट प्रिंसिपल शुड बी मेंटेन। तो वही 3-4 जो तरीके हैं वो यूज़ करेंगे। पहला इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर तो आप पहले देख लें, चूँकि रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा, रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं, तो हाई प्रेशर पर फॉरवर्ड होगा, लो प्रेशर में बैकवर्ड होगा, सिंपल यही चीज़ हमने पढ़ी। तो एन इंक्रीज इन द प्रेशर शिफ्ट्स द रिएक्शन ऑन राइट साइड एंड फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। सिंस अ वेरी हाई प्रेशर may be dangerous for the process, an optimum pressure should be selected. The optimum compromising pressure to be a good yield of ammonia is 200 to 300 ATM. इतना प्रेशर रखते हैं, 200 से 300 ATM रखते हैं, हाई प्रेशर रखते हैं, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं करते, क्योंकि इससे फिर क्या होता है कि ये डेंजरस होता है, ख़तरा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पहला इफेक्ट हमारा हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर पे चेंजिंग क्या करेंगे कि प्रेशर को हम हाई करेंगे, हाई करने से क्या होगा, फॉरवर्ड मूव करना शुरू करेगा, तो हमें ज़्यादा अमोनिया गैस की प्रोडक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी।
नेक्स्ट टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा, चूंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ज़्यादा अमोनिया हासिल करने के लिए, यील्ड बढ़ाने के लिए हमें डिक्रीज करना पड़ेगा टेम्परेचर को, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो एज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, चूँकि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, तो आर डिक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द रिएक्शन टू द राइट साइड एंड फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है जी। द ऑप्टिमम चॉइस ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑपरेशनल लेवल इज 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड हम यहाँ पर टेम्परेचर रखते हैं। तो हाई मतलब लो टेम्परेचर इसको हम रखते हैं, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर इसका 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है, अबव 200 होता है, तो हम उसको कम करके 400 से 500 पर लेकर आते हैं। तो ये लो ही टेम्परेचर रिएक्शन के लिए, तो उससे भी क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 चेंजिंग हमने कर ली, तीसरी चेंजिंग भी कर सकते हैं। वो क्या होगा, कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है, उसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है, मतलब बस हमें सारी चेंजिंग बतानी है। कंसंट्रेशन चेंज किस तरह से, अब हमें पता है कि जाहिर सी बात है रिएक्शन हमारे पास ये है, दैट इज़ N2 + 3H2, इट फॉर्म्स 2NH3 सही है। अब हमें अगर ज़्यादा अमोनिया चाहिए तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करनी पड़ेगी और अमोनिया की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करनी पड़ेगी। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्टेंट की तो फॉरवर्ड, इसकी घटाएंगे अमोनिया की तो भी फॉरवर्ड, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो वही चीज़ कह रहे हैं, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया शिफ्ट द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड यील्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये हो गए। बाकी आपको पता है कैटलिस्ट हम सिर्फ यूज़ करेंगे रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, ये डायरेक्शन पे इफेक्ट नहीं करेगा। तो कैटलिस्ट स्पीड अप द रिएक्शन विदाउट अफेक्टिंग ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो फाइनली डिवाइडेड आयरन, यहाँ पर आयरन के छोटे छोटे पीसेस इस्तेमाल किए जाएंगे कैटलिस्ट के तौर पे अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए। आयरन के छोटे छोटे पीस इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, फास्ट कर देता है। इसीलिए जब क्लास 9 के अंदर चैप्टर 13 जब आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो वहाँ पर जब आप इस रिएक्शन को लिखते थे, रिवर्सिबल रिएक्शन हो, तो इसके ऊपर नीचे बहुत सारी चीज़ें लिखते थे। इसके ऊपर लिखते थे इस तरह से 200 to 300 ATM, इस तरह से लिखते थे 400 to 500, याद आ रहे कुछ ऐसे करके सेंटीग्रेड। कैटलिस्ट भी लिखते थे Fe2O3 K2OAl2, याद है, रट्टा मारा होगा आप लोगों ने उसको, क्योंकि उसको ऐसी बात है आपने लिख चैटलेट, अभी को क्या पता क्या चल रहा है इसके अंदर, वो तो अब जाकर समझ में आ रही है क्यों लिखा जाता था, ताकि इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया की प्रोडक्शन हो सके। वरना जो रिवर्सिबल है ये तो कंप्लीट होगा ही नहीं। 9 में तो हम रिवर्सिबल को ये समझते हैं ना, जो फॉरवर्ड चला जाए फिर बैकवर्ड उल्टा आ जाए फॉरवर्ड, लेकिन अभी हमें पता है कि रिएक्शन कंप्लीट होता ही नहीं है कभी, बीच में स्टक हो जाता है, तो अमोनिया थोड़ी ना मिलेगा इसके अंदर। इसलिए ये रिएक्शन कंडीशंस मेंटेन करते हैं ताकि ये रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया गैस की प्रोडक्शन हो, जिससे हम फर्टिलाइजर्स बना सकें, खाद वगैरह जिसके थ्रू हम बना सकें। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई मसला?